हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीवन। एक बार फिर से वेलकम है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल रेगनार नर्सिंग क्लासेस में। तो जो भी कैंडिडेट्स चैनल पे न्यू हो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। तो आज की जो ये क्लास रहने वाली है भाई, पीडियाट्रिक नर्सिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं हम लोग, जो कि आने वाले हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। तो भाई फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड अगर आप भी चाहते हैं 17 डेज़ का जो हमारा स्पेशल MCQ बैच है ओनली, अगर आप भी चाहते हैं ये क्वेश्चंस देख के आप भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस टाइप के आपको क्वेश्चंस मिलने वाले हैं जो कि डायरेक्टली आपको एग्ज़ाम में हिट करेंगे, तो फटाफट से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग भी 17 डेज बैच को, अभी भी आपके पास टाइम है भाई। क्विक रिवीजन होगा कंप्लीट सिलेबस का विद MCQs। तो ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ टू क्लोज पेटेंट डक्टस आर्ट्रियोसिस, ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी यूज करते हैं पेटेंट डक्टस आर्ट्रियोसिस के मरीज के अंदर? पेटेंट डक्टस आर्ट्रियोसिस के मरीज के अंदर कौन सी ड्रग ऑफ चॉइस है जो हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं? एंडोमिथासिन देंगे, कोर्टिकोस्टेरॉइड देंगे, एड्रीनालिन देंगे या प्रोस्टाग्लैंडिन्स देते हैं? आंसर फास्ट, सबको आंसर करना है। कोई भी बच्चा ऐसा ना हो जो क्लास में बैठा हो और आंसर ना कर पाए। बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ टॉपिक है। आपको कंजेनाइटल हार्ट डिजीज से क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से हर साल। वेरी गुड। तो मैम एंडोमिथासिन जो डोज है, ड्रग है, हम पेशेंट को एडमिनिस्टर करते हैं जो पेशेंट सफ़र कर रहे हैं PDA से। PDA क्या है भाई? ए साइनोटिक हार्ट डिजीज़ है। कैसी डिसऑर्डर है? ए साइनोटिक हार्ट डिजीज़ है, जो कि हमें किसके अंदर देखने को मिलती है? न्यूबॉर्न के अंदर देखने को मिलती है। जो न्यूबॉर्न बच्चे होते हैं भाई, PDA कौन सी है? ए साइनोटिक। सेकेंड मोस्ट कॉमन ए साइनोटिक हार्ट डिजीज़ है। कौन सी भाई? सेकंड मोस्ट कॉमन ए साइनोटिक हार्ट डिजीज़ है। आपको जो आपके कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ हैं वहाँ से क्वेश्चन पक्का आते हैं, तो याद रखिएगा एंडोमिथासिन का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं भाई? एंडोमिथासिन का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है ड्रग ऑफ चॉइस टू कीप पेटेंसी ऑफ डक्टस आर्ट्रियोसिस, डक्टस आर्ट्रियोसिस की पेटेंसी को मेंटेन करने के लिए आप कौन सी दवाई देंगे? जो डक्टस आर्ट्रियोसिस है उसकी पेटेंसी को मेंटेन रखने के लिए आप कौन सी दवाई का यूज करेंगे? आंसर फास्ट, फटाफट से आंसर कीजिएगा। हाँ, जहाँ जहाँ से बाबा फरीदकोट में प्रीवियसली क्वेश्चन पूछे गए मैं वो भी आप लोगों को करवाऊंगी, ठीक है ना? डोंट वरी, उसके लिए आप निश्चिंत रहो। बस आप लोगों को आंसर करना है। कोई भी बच्चा ऐसा ना हो जो क्लास में बैठा हो और आंसर ना करे, ठीक है भाई? तो देखो, PDA एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर होता क्या है एक्चुअल में कि मैम हमारी जो पल्मोनरी आर्टरी होती है, पल्मोनरी आर्टरी होती है, एंड जो अयोटा होता है, एंड अयोटा, दोनों के बीच में क्या हो जाता है भाई? फेलियर हो जाता है। एक कम्युनिकेशन रह जाता है दोनों के बीच में। किसके बीच में? पल्मोनरी आर्टरी और अयोटा के बीच में एक कम्युनिकेशन रह जाएगा। फिजियोलॉजिकल क्लोजर नहीं होता जब बच्चे का बर्थ हो जाता है उसके बाद। इसको बोलते हैं PDA। किस किस के बीच में? पल्मोनरी आर्टरी एंड अयोटा के बीच में। जिसकी वजह से जो PDA है बच्चे के अंदर, अगर हम बात करें, फिजियोलॉजिकल क्लोजर नहीं होता जस्ट आफ्टर बर्थ, तो हमें क्या देखने को मिलेगा? मरमर साउंड आएगी मैम, गैलोप रिदम देखने को मिलेगा। बच्चे की वाइडेंड पल्स प्रेशर होगा, वाइडेंड पल्स प्रेशर देखने को मिलता है। फटीग होगा, पुअर ग्रोथ होगी बच्चे की। तो आपसे यहाँ पे पूछा गया कि कौन सी दवाई है जिसका हम यूज़ करते हैं, तो भाई एंडोमिथासिन देते हैं ताकि क्लोजर हो जाए, या फिर आपको कई बार सर्जिकल क्लोजर भी करना पड़ता है। लेकिन PDA को पेटेंट रखने के लिए किसका यूज़ करते हैं? प्रोस्टाग्लैंडिन्स का यूज़ करते हैं। एंड क्लोजर के लिए किसका यूज़ करते हैं भाई?
एंडोमिथासिन 0.2 mg देते हैं, ठीक है ना, 0.2 mg देते हैं एंडोमिथासिन, और प्रोस्टाग्लैंडिन का यूज करते हैं पेटेंसी मेंटेन करने के लिए। लो सेट ईयर देखने को मिल रहे हैं और वाइड सेट आईज हैं, ठीक है ना, लो सेट ईयर्स हैं एंड वाइड सेट आईज हैं। तो आपको ये बताना है भाई कि ये कौन सी कंडीशन की क्लिनिकल फीचर्स हैं। आपको जो ये क्लिनिकल फीचर्स दिख रही हैं ये किसकी हैं, लो सेट ईयर एंड वाइड सेट आईज है बच्चे की, तो ये कौन सी कंडीशन के क्लिनिकल फीचर्स हैं। इट इज़ एक्सट्रोफी ऑफ ब्लैडर, इट इज़ द ट्रैकियोइसोफिजियल फिस्टुला या रीनल एजेनेसिस। नेक्स्ट है भाई कंजेनाइटल हार्ट डिसऑर्डर या फिर कंजेनाइटल हार्ट डिसऑर्डर के साइन एंड सिम्टम्स हैं। वेल डन आंसर करो भाई सारे के सारे। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए अपना जो कि आंसर ना कर पाए, बैठा हो चुपचाप कि मैडम कोई ना हमें तो नहीं आता है। हर बच्चे को आना चाहिए, अगर नहीं भी आ रहा है तो राइट और रॉन्ग आंसर करने की कोशिश करो, ठीक है। और भाई 799 वाले बच्चों के लिए एक गुड न्यूज़ और है कि आप लोगों को जो ये 10 टेस्ट है OMR बेस्ड भी मिलेंगे, ठीक है ना, OMR बेस्ड भी मिलने वाले हैं। आप ऐप के अंदर ऑनलाइन दे सकते हो, ठीक है। 10 टेस्ट आपको मिलेंगे ऐसे जो आप ऐप के अंदर ऑनलाइन दोगे, और इसके अलावा 5 टेस्ट है आपको जो आपको PDF फॉर्म में मिलेंगे, जिनकी आप सेल्फ प्रैक्टिस करोगे। आपको OMR शीट दी जाएगी पूरी 100 क्वेश्चंस की, और आप उनका प्रिंट निकलवा के OMR शीट पे भी अपनी प्रैक्टिस करोगे, ताकि जिन बच्चों का टाइम मैनेजमेंट नहीं होता है 1 वीक पहले आपको ये कंटेंट मिलेगा, ठीक है ना। 10 ऑनलाइन टेस्ट, इसमें से आपका पहला टेस्ट कल हो चुका है, ठीक है। तो जो बच्चे ऑनलाइन दे पाएँ ठीक है, अदरवाइज आपको 1 वीक पहले ये जो टेस्ट है आपको 5 टेस्ट PDF फॉर्म में मिलेंगे, जिससे आप OMR शीट पे अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे आपको एग्ज़ाम में किस टाइप से आपको गोले भरने हैं, किस टाइप से आप उसको फॉलो करोगे, वो सारी चीज़ें आप सीख पाओगे। तो जो भी बच्चे हैं ज्वाइन करना चाहते हैं, जिसने अभी भी बाय नहीं किया है तो वो ज्वाइन कर सकते हैं आज ही, विदाउट वेस्टिंग टाइम। रैंक के साथ सिलेक्शन होगा, ये मेरी श्योरिटी है। तो भाई ये देखने को मिलता है रीनल एजेनेसिस के अंदर, किस में देखने को मिलता है, रीनल एजेनेसिस की कंडीशन के अंदर देखने को मिलता है। जिन बच्चों के अंदर क्या नहीं बना है भाई, किडनी। और रीनल एजेनेसिस किसकी वजह से होता है, तो मैम लिथियम की वजह से भी होता है। किसकी वजह से, लिथियम पॉइजनिंग की वजह से भी होता है, एंड वेल्पोरिक एसिड की पॉइजनिंग के कारण भी होता है, टॉक्सिसिटी के कारण भी होता है, ठीक है। याद रखिएगा, अगर दोनों साइड की किडनी नहीं बनी है या किडनी एब्सेंट है तो आपको पता है क्या होगा भाई, फेस जो है बच्चे का वो क्या होगा, बिल्कुल सूजा सूजा सा होगा। किडनी नहीं बनी है, मुंह क्या होगा, पूरा चौड़ा चौड़ा होगा, नाक ऐसे तोते की तरह होगी। नाक कैसी होगी भाई, पैरेट लाइक, तोते की तरह, पैरेट लाइक नोज होगी, ठीक है ना। और क्या देखने को मिलेगा भाई, चोंच की तरह बिल्कुल तीखा होगा, और लो सेट ईयर्स देखने को मिलेंगे, ठीक है ना भाई। अगला क्वेश्चन है, पॉलीहाइड्रोमिनाज इज सीन इन द फॉलोइंग कंडीशन। पॉलीहाइड्रोमिनोज देखने को मिलेगा हमें सारी कंडीशंस के अंदर सिवाय एक कंडीशन में। बताइएगा कौन कौन सी कंडीशन में पॉलीहाइड्रोएमिनोज देखने को मिलेगा। पहला है ड्यूडेनल अट्रेजिया, नेक्स्ट है ट्रैकियोइसोफिजियल फिस्टुला, नेक्स्ट है एनेंसेफेली जिस बच्चे का ब्रेन ही नहीं बना है, अगला है कंजेनाइटल एबनॉर्मेलिटी ऑफ द फीटल किडनी, फीटल किडनी की कंजेनाइटल एबनॉर्मेलिटीज। एक कंडीशन में नहीं देखने को मिलता पॉलीहाइड्रोमिनाज, बाकी सब में देखने को मिलेगा। देखो भाई, अगर बच्चे की ही किडनी ना बनी हो, इसने बोला कंजेनाइटल एबनॉर्मेलिटीज ऑफ द फीटल किडनी, तो आपको पता है किडनी नहीं बनेगी तो क्या होगा, ओलिगोहाइड्रोमिनाज होगा, ठीक है ना। बच्चा स्वेलो करेगा और यूरिन फॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि एमनियोटिक फ्लूइड किससे बनता है, फीटल यूरिन से बनता है मैम, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, ओलिगोहाइड्रोमिनाज होगा।
ड्यूडेनल अट्रेसिया हुआ है, ट्रैकियोइसोफिजियल फिस्टुला हुआ है, एनेन्सेफेली, ये सारे के सारे किसके कारण है भाई? ये तीनों के तीनों स्वेलोइंग प्रॉब्लम है। ठीक है ना, बच्चा स्वेलो नहीं करेगा तो पॉलीहाइड्रोमिनाज देखने को मिलेगा, लेकिन यूरिन फॉर्मेशन ही नहीं हो रहा तो क्या होगा भाई? ओलिगोहाइड्रोमिनोज होगा। व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ पेरीनेटली मोर्टिलिटी? पेरीनेटल मोर्टिलिटी का मेन कॉज क्या है? एलबीडब्ल्यू है, कंजेनाइटल एनोमलीज हैं, बर्थ एस्फेक्सिया है, नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। मेन कॉज ऑफ पेरीनेटल मोर्टेलिटी एलबीडब्ल्यू होगा बच्चा, कंजेनाइटल एनोमलीज होंगी, नेक्स्ट है भाई बर्थ एस्फेक्सिया, नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। पेरीनेटल कोज, तो मैम मोस्ट इंपॉर्टेंट पेरीनेटल कोज इज द बर्थ एस्फेक्सिया। अगर बर्थ के टाइम पे आरडीएस का कोई भी इशू है तो उसकी वजह से क्या हो जाता है? मोर्टिलिटी हाई देखने को मिलती है पेरीनेटल पीरियड में। आपको बताना है इनमें से कौन सा बाल एंड शकेट जॉइंट का एग्जाम्पल है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग, एक बार शेयर कर दो वीडियो को। कौन सा बाल एंड शकेट जॉइंट का एग्जाम्पल है? आंसर करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल शोल्डर जॉइंट, नी जॉइंट, नेक्स्ट इज elbow joint, next is ankle joint। तो बाल एंड शकेट जॉइंट कौन सा है भाई? शोल्डर जॉइंट। ठीक है, कौन सा भाई? शोल्डर है जॉइंट, या आप बोल सकते हो हिप जॉइंट। ये दोनों के दोनों क्या हैं? बाल एंड शकेट जॉइंट है। ठीक है ना, ये क्या बना हुआ है भाई? इस टाइप से शकेट बना हुआ है। यहाँ पे आके जो आपकी लोअर बोन है उसका शॉकेट में आके क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। जैसे आप अपना मोबाइल चार्ज लगाते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड फॉर एस्पिरिन एडमिनिस्ट्रेशन? एस्पिरिन कौन से पेशेंट को एडमिनिस्टर नहीं करेंगे? कौन सा फॉलोइंग एक कंडीशन है जो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होगी फॉर द एस्पिरिन एडमिनिस्ट्रेशन? हाइपरटेंशन, नेक्स्ट है अस्थमा, नेक्स्ट इज डायबिटीज मेलाइटस, नेक्स्ट है भाई पेप्टिक अल्सर डिजीज। हाइपरटेंशन, अस्थमा, डीएम एंड पेप्टिक अल्सर डिजीज कौन सा कॉन्ट्रा इंडिकेशन है एस्पिरिन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए? किसमें आप एस्पिरिन नहीं दोगे? वेरी गुड। तो मैम पेप्टिक अल्सर डिजीज के अंदर क्या होती है? एस्पिरिन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है। और भाई ऐसे मरीज जिनके अंदर क्या हो रखा हो? किसी भी टाइप का हीमोफीलिया की कंडीशन हो या किसी भी टाइप का ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो, उनके अंदर भी क्या होती है? कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है। अगला क्वेश्चन है भाई, विच टेस्ट इज यूज टू सस्पेक्टेड केस ऑफ डीवीटी? कौन सा टेस्ट है जो कि आप डीवीटी के केस के अंदर यूज करोगे? सस्पेक्टेड केस है डीवीटी का, उसके अंदर कौन सा टेस्ट करने वाले हो? ईसीजी करोगे, एक्सरे करोगे, डोपलर करोगे, यूएसजी करोगे, सीटी स्कैन करोगे? कौन सा टेस्ट है जो आप डीवीटी के मरीज के अंदर करने वाले हो? ईसीजी, चेस्ट एक्सरे, डोपलर, यूएसजी या फिर सीटी स्कैन? डीप वेन थ्रोम्बोसिस का मरीज है तो मैम हम क्या करेंगे भाई? डोपलर यूएसजी करवाएंगे। चलेगा किसके बारे में भाई? क्योंकि पेशेंट अभी सस्पेक्टेड केस है किसका? डीवीटी का। और अगर आपको पता लगाना हो कि कौन सा साइन देखते हैं तो होमन साइन चेक करते हैं, टेंडलनबर्ग साइन एंड होमन साइन चेक करते हैं। ठीक है भाई, ईसीजी या फिर एक्सरे, सीटी स्कैन, इससे तो कुछ नहीं होगा। अगला है, अ पेशेंट है हाइपरथायरॉयडिज्म का बाय फॉलोइंग सिम्टम्स। हाइपरथायरॉयडिज्म का मरीज है
तो कौन से साइन एंड सिम्टम शो करेगा? हाइपर वाला बताना है आपको कैसा होगा। ब्रेडिकार्डिया शो करेगा, ठीक है। हाइपरथायरॉयडिज्म है तो आपको पता है मेटाबॉलिक हार्मोन का लेवल बहुत ज़्यादा होगा, T3 एंड T4 बहुत ज़्यादा हाई होंगे तो मेटाबॉलिक रेट भी बहुत ज़्यादा हाई होगा, दैट्स वाई वो क्या शो करेगा? हाइपरथायरॉयडिज्म शो करे, तो भाई वो टैकीकार्डिया शो करेगा, ठीक है। अगला है हीट इंटॉलरेंस, बहुत ज़्यादा पेशेंट की बॉडी के अंदर खुद ब खुद बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, तो आपको पता है वो क्या नहीं कर पाएगा भाई? कोल्ड तो टॉलरेट कर पाएगा लेकिन हीट को टॉलरेट नहीं कर पाएगा, दैट्स वाई व्हाट विल बी द राइट आंसर? हीट इंटॉलरेंस विल बी द राइट आंसर। वेट गेन नहीं होगा, लॉस होगा, एंड कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, इट विल लीड टू डायरिया। क्या होगा भाई? डायरिया। विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन फिल्टर्स द ब्लड? कौन सा पार्ट होता है नेफ्रॉन का जो ब्लड को फिल्टर करता है? DCT, PCT, लूप ऑफ हैनले या फिर ग्लोमेरुलस? कौन सा पार्ट होता है नेफ्रॉन का जो फिल्टर करता है ब्लड को? तो कौन करता है भाई? हमारा ग्लोमेरुलस। इस टाइप से बना होता है मेन कैप्सूल, इस टाइप से क्या होती हैं भाई? यहाँ से ट्रीज जाएंगी तो यहाँ पे क्या होगा? एक्सचेंज होगा, ठीक है। कौन करता है? ग्लोमेरुलस। कर्निक्टरस इज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ जॉन्डिस विच इज अ पैथोलॉजी ऑफ? कर्निक्टरस क्या है? जॉन्डिस की एक कॉम्प्लिकेशन है, तो ये किसकी पैथोलॉजी में देखने को मिलती है? हार्ट की, किडनी की, ब्रेन की, लीवर की? हार्ट की, किडनी की, ब्रेन की, लीवर की। तो आपको पता है कर्निक्टरस जब मोर देन 20 mg/dl हो जाएगा बिलीरुबिन का लेवल, तो बच्चों के अंदर एक कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलती है, दैट विल अफेक्ट द ब्रेन, ठीक है भाई, जिसको आप कर्निक्टरस बोल देते हो। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज पैथोजेनिक माइक्रो और कॉज्ड बाय वेरियस पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स? ऐसी बीमारियां, इनमें कौन सी ऐसी बीमारियां होती हैं जो कि पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू कॉज की जाती हैं? ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू कॉज की जाती हैं? दोज आर इन्फेक्टिव डिजीज, डीजनरेटिव डिजीज, हेरिडिटरी डिजीज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। कौन सी डिजीज होती हैं जो इन्फेक्टिव ऑर्गेनिजम्स के थ्रू कॉज की जाती हैं? वेरी गुड। आंसर सबको करना है, कोई भी बच्चा ऐसा ना हो जो आंसर ना कर पाए, तो मैम उनको बोलते हैं इन्फेक्टिव डिजीज। हेरिडिटरी जो बाय पेरेंट्स मिलेगी, जो कैसे मिलेगी? बाय पेरेंट्स मिलेगी। डीजनरेटिव मैम जो कि क्या कोज करे भाई? किसी टाइप का डेवलपमेंटल या फिर डीजनरेशन कोज करे, जैसे न्यूरो डीजनरेटिव डिसऑर्डर है कौन सा? ADH यूटिज्म, ये क्या है? न्यूरो डीजनरेटिव डिसऑर्डर है, ठीक है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो 1% टू अनदर पर्सन नहीं फैलती है, दैट आर द नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिम्टम ऑफ अनीमिया? इनमें से कौन सा अनीमिया का सिम्टम नहीं है? इनमें से कौन सा अनीमिया का सिम्टम नहीं है? फटीग, हैंड फिट, नेक्स्ट है भाई लाइट हेडेडनेस, नेक्स्ट है भाई शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। तो मैम फटीग देखने को मिलता है, सांस चढ़ेगा, डिजनिया होगा, लाइट हेडेडनेस होगा, वीकनेस फील होगी पेशेंट को, डिजीनेस होता है किसके अंदर? अनीमिया के अंदर। अगर आपका लेस देन 12 g/dl है, अनीमिक हो आप, तो जैसे आप सीढ़ियाँ चढ़ोगे तो एक्सर्शन फील होगा आपको,
विच डिजीज इज कोज्ड बाय प्रोटीन डेफिशिएंसी, प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से कौन सी बीमारी होती है, कौन सी बीमारी देखने को मिलेगी प्रोटीन की डेफिशिएंसी के कारण, बताइएगा भाई। तो मेरेस्मस क्वासिकोर, मैंने आपको एक ट्रिक से याद करवाया था। ये आपको क्या याद रखना है, पीके, प्रोटीन की वजह से कौन सी बीमारी होती है भाई, क्वाशिकोर मैम। मेरेस्मस किसकी वजह से मैम, फिर मैंने याद करवाया था आपको, क्वाशिकोर में तो याद रखोगे पीके, एंड मेरेस्मस में क्या याद रखोगे, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, PEM या PME, ठीक है ना, जिसमें प्रोटीन और एनर्जी दोनों की डेफिशिएंसी हो, दैट इज द प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। ठीक है भाई, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मेरेस्मस। अगर प्रोटीन एनर्जी दोनों की हो और अगर क्या हो, ओनली प्रोटीन की पूछी गई है तो क्वाशिकोर। ये अब भी ट्रिक बता रही हूँ आपको, पीके से लिख लेना, प्रोटीन की किसमें होती है, क्वाशिकोर में, पीके क्वाशिकोर में किसकी होती है, प्रोटीन की होती है। अगला क्वेश्चन है, विच इंटेस्टाइनल पार्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर, वाटर के एब्जॉर्प्शन के लिए क्या जरूरी है, कौन सा इंटेस्टाइनल पार्ट होगा जो कि वाटर के एब्जॉर्प्शन के लिए जरूरी है, तो बताओ भाई। स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, स्टमक में होता है, या फिर ईसोफेगस में होता है। तो भाई सबसे ज़्यादा वाटर रीएब्जॉर्प्शन की बात करें तो लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। एक्सेसिव ब्लीडिंग ड्यूरिंग द इंजरी इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव इंजरी होगी है, उसकी वजह से ब्लीडिंग हो रही है ड्यूरिंग इंजरी, तो ये किसकी कमी की वजह से होता है, विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन सी, विटामिन ई। कौन सा ऐसा विटामिन है जिसकी कमी की वजह से ब्लीडिंग देखने को मिलेगी, तो मैम बाकी तो सब ठीक है, लेकिन विटामिन के विल बी द राइट आंसर। विटामिन ए इज़ एन एंटीऑक्सीडेंट, इट इज़ एन एंटीऑक्सीडेंट। अगर आप ये नहीं ले रहे हो तो इट विल लीड टू नाइट ब्लाइंडनेस, क्या कोज करता है, नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन के इज़ हेल्पिंग फॉर द क्लोटिंग। नेक्स्ट है भाई विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड, जितनी भी स्किन की इश्यूज होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। वूंड जो भी होगा बॉडी के ऊपर उनके अंदर बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। एंड द नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज़ विटामिन ई, दैट इज़ ऑल्सो हेल्पफुल इन ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी, जब क्या हुआ हो, ऑक्सीजन की टॉक्सिसिटी हुई हो, या फिर एंटीऑक्सीडेंट की बात की जाए, तो ये दोनों हैं मैम, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज ट्रांसमिटेड बाय मॉस्किटो, मॉस्किटो मच्छर से फैलने वाली बीमारी कौन सी होगी, मॉस्किटो से फैलने वाली बीमारी, हेपेटाइटिस बी, ट्यूबरकुलोसिस, HIV, मलेरिया। कौन सी ऐसी डिजीज़ है जो मॉस्किटो से ट्रांसपोर्ट होगी, तो मॉस्किटो से क्या फैलता है भाई, मलेरिया फैलता है मैम, ठीक है ना, फीमेल एनोफ्लीस से। न्यूमरेटर ऑफ नियोनेटल मोर्टिलिटी रेट, जो नियोनेटल मोर्टिलिटी रेट होता है उसमें न्यूमरेटर कौन सा होगा,
that is 28 days, that is 24 hours. Next is the 1 year, या फिर आप इसमें लेते हो 1 week. Who is the numerator of नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट? नियोनेटल मोर्टेलिटी में न्यूमरेटर कौन होगा भाई? 28 days, 24 hours, 1 week एंड 1 year. तो मैम नियोनेटल की बात करें तो 28 दिन यूज करेंगे. कितने दिन का पीरियड लेंगे भैया? 28 दिन का पीरियड लेंगे ना नियोनेटल की. अगर इन्फेंट आता तो हम 1 ईयर लेते. इन्फेंट आता तो आप 1 ईयर लेते. अगर अर्ली न्यूबॉर्न आ जाए तो 1 वीक लोगे. अर्ली न्यूबॉर्न, ठीक है. कॉमनेस्ट टाइप ऑफ सीजर इन द न्यूबॉर्न. न्यूबॉर्न के अंदर सबसे कॉमन सीजर कौन सा देखने को मिलता है? अटोनिक, टोनिक, सबटल. नेक्स्ट है भाई टोनिक. नेक्स्ट है मायोक्लोनिक. बताइएगा भाई. बच्चों के अंदर, न्यूबॉर्न के अंदर मोस्ट कॉमन इन चारों में से ही बताना है आपको, ठीक है ना. फेब्राइल सीजर मुझे पता आप ढूंढ रहे हो, तो मैम मायोक्लोनिक सीजर इज अ मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सीजर इन द न्यूबॉर्न. न्यूबॉर्न विद नियोनेटल टेटनस शोज. नियोनेटल टेटनस हुआ है तो आप बताइएगा बच्चा जो होता है, न्यूबॉर्न जो होता है, वो किस टाइप की पोजीशन ले लेगा? ओपिस्थोटोनस. नेक्स्ट है भाई आपका पुअर फीडिंग एंड रिजिडिटी. नेक्स्ट है ट्रिस्मस. नेक्स्ट है भाई जालोक या फिर रिसस सार्डोनिकस. बताइएगा किस टाइप की पोजीशन देखने को मिलेगी, किस टाइप के साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे न्यूबॉर्न के अंदर व्हेन ही इज सफरिंग फ्रॉम द टेटनस. न्यूबॉर्न टेटनस, नियोनेटल टेटनस से सफर कर रहा है. न्यूबॉर्न है टेटनस. तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में जरूर देना है भाई, ठीक है ना. नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे. अभी के लिए इतना ही. जो भी बच्चे 799 में कंप्लीट बैच ज्वाइन करना चाहते हैं जुड़ सकते हैं रेगनार नर्सिंग क्लासेस के साथ विदाउट वेस्टिंग योर टाइम. लास्ट चांस है. उसके बाद क्या था, आप लोग कौन सा एग्ज़ाम दो, ठीक है ना. तो आप 10 दिन हैं, ये आपके पास 10 से 15 दिन है, इसका सक्सेसफुली यूज़ कर सकते हो अगर आप चाहते हो तो. अगर आप इनको वेस्ट करना चाहते हो वेस्ट भी कर सकते हो और सिलेक्शन के लिए यूज़ भी कर सकते हो. तो आपके सामने ये 4 ऑप्शन मैंने दोबारा दिखा दिए हैं, आपको आंसर करना है इस क्वेश्चन का. थैंक यू सो मच.